हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन बंसल ट्यूटोरियल। शालिनी और हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल एंड स्केड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हम पीएससी का एग्जाम ले लें या हम यूपीएससी का एग्जाम ले लें, चाहे हम एसएससी, चाहे फिर अदर एग्जाम की बात करें, एआरओ, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए ये वाले जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने कुछ पार्ट इसका डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आई होप आपने वो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे यहाँ शो कर रहा होगा, तो आप वहां पर देख सकते हो, या फिर वीडियो खत्म होने के बाद आपको यहाँ पर भी फ्लैश कर जाएगा एंड ऑफ द वीडियो, तो आप वहां से भी देख सकते हो। बाकी सारी प्लेलिस्ट अपलोड हो चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाके भी डायरेक्टली देख सकते हो। आपके घटना चक्र की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर भी आपको सारे मिल जाएंगे। आज का पहला सवाल है, जरा देखो। Which one of which one of the given subjects is not correctly matched with their list? बताना है इनमें से कौन सा सब्जेक्ट करेक्टली मैच नहीं है। सब्जेक्ट है और लिस्ट है। देखो, फॉरेस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट में, स्टॉक एक्सचेंज है कॉन्करेंट लिस्ट में, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है यूनियन में, पब्लिक हेल्थ है स्टेट में। तो इनमें से बताना है कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो गिवन लिस्ट में क्या है, आपका अवेलेबल नहीं है। चलो, कुछ सवाल आपके लिए। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट ये किस शेड्यूल्स में लिखा हुआ है, आपको ये बताना है। हमने ये जो पार्ट है यूनियन, अगर हम लिस्ट के बारे में अगर बात करें, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये सारे जो लिस्ट वाला सिस्टम है, उसमें से कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहाँ से लिया है, मैंने आपको बताया था आपके प्रीवियस लेक्चर में। तो याद करो और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ किस में लिखा हुआ है। देखो, इसका आंसर क्या होगा, आपका फर्स्ट जो है वो आपका हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज। अगर हम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, यूनियन लिस्ट में है, कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है। कहाँ है? यूनियन लिस्ट में। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो यूनियन लिस्ट में है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक क्या है, यूनियन लिस्ट में है। पब्लिक हेल्थ क्या है, स्टेट लिस्ट में। फॉरेस्ट क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट में। चलो नेक्स्ट देखो। Which of the following provision of the Constitution of India have a bearing on the education? बताना है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से किसका असर शिक्षा पर पड़ा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल और सेवेंथ शेड्यूल। बताना है किस प्रावधान का असर शिक्षा पर पड़ा है। ऑप्शन देखो, ये है ओनली 1 and 2, ओनली 3, 4, 5, ओनली 1, 2, 5, 1, 2 एंड 5 और 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो बताना है ये कौन सा आंसर इसका करेक्ट है। देखो, डी हो जाएगा इसका आंसर, जो होगा करेक्ट होगा। अगर हम बात करेंगे एजुकेशन का असर, देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो किस पार्ट में आता है, पार्ट आता है आपके 4 में 36 to 51। तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर अगर हम बात करें 45, आर्टिकल 45 में क्या बात करता है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करने के बारे में बात की जाती है 0 to 5 years के बच्चों के लिए। तो क्या है, यहाँ पर भी एजुकेशन का असर है। रूरल एंड अर्बन बॉडीज के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपके एजुकेशन पे, एजुकेशन के एम्पावरमेंट के बारे में बात किया गया है। कंपल्सरी एजुकेशन बोला गया, भाई एजुकेशन देना जरूरी है, ठीक है। फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल के बारे में बात करें, यहाँ पे डायरेक्टली बात नहीं किया गया है अगर हम सारे पार्ट्स के बारे में अगर बात करेंगे तो, लेकिन फिर भी इनडायरेक्ट वे में क्या किया गया, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बात किया गया है। तो क्या है, ये सब इसमें डायरेक्टली बोला गया और सब पार्ट्स में क्या है, डायरेक्टली नहीं बोला गया। अगर हम फिफ्थ सिक्स्थ शेड्यूल के बारे में बात करें, डायरेक्टली यहाँ एजुकेशन के बारे में बात नहीं की गई है, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली एजुकेशन का असर होता है इन सब चीजों पर। तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। देखो, ये आईएएससी में आया हुआ सवाल है 2012। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन एक्ट। बताना है दल बदल का जो दल बदल का विरोधी कानून जो है वो आपके किस शेड्यूल में है, सेकेंड, फिफ्थ, 8 और 10। बताया था ना, 10th शेड्यूल में है। 10th शेड्यूल में कब डाला गया, तो भाई 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में 10th शेड्यूल में इसको डाला गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें क्या है, डिस्क्वालिफाइड किया जाता है, लोगों को हटाया जाता है आपके पार्लियामेंट से ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, है ना। डिफेक्शन के ग्राउंड पे इनको हटाया जाता है अपनी पोस्ट से। नेक्स्ट पे चलो देखो,
इन विच स्केड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंटी डिफेक्शन लॉ इज प्लेस। देखो अभी बताया 10 स्केड्यूल, देख लो। तो यही सारे सवाल बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ यू कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर दिस घटना चक्र सीरीज। तो जरूर देखो इसको, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही आसपास इर्द गिर्द से ही सवाल के आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, तो जरूर देखो इन सबको। नेक्स्ट देखो सेम क्वेश्चन है, 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। देख रहे हो तो किस तरीके से पूछा जाता है एक ही सवाल को, ये देखो। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताना है इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है यूनियन लिस्ट में आपका 7th शेड्यूल के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेंसस और गैस। तो देखो गैस आपका इंक्लूडेड नहीं है। गैस किसमें? गैस है स्टेट लिस्ट में, गैस स्टेट लिस्ट में है। ये बैंकिंग, इंश्योरेंस और सेंसस कहाँ है? आपके यूनियन लिस्ट में है। अब देखो, अब बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई 1997 का सवाल है, दोबारा रिपीट नहीं होगा। देखो ऐसा नहीं होता है, क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। 97 के सवाल आपको अभी 2020-21 में देखने को मिल जाएंगे, तो इस तरह से इग्नोर मत किया करो। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है? डिफेंस है, फॉरेन अफेयर है, रेलवे है। देखो एग्रीकल्चर इंक्लूड नहीं है, बाकी ये तीनों यूनियन लिस्ट में है। ये किस लिस्ट में है ये आप बताओगे। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि एग्रीकल्चर किस लिस्ट में है। लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि एग्रीकल्चर इस लिस्ट में है, और इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो भूलने का तो सवाल नहीं होता, अगर भूल चुके हो तो वापस से रिवाइज कर दो प्रीवियस लेक्चर देख करके। और आप लोग आंसर्स नहीं देते हो, कोशिश किया करो कमेंट सेक्शन में आंसर देने का। इससे क्या होगा? रिवीजन होगा, आपको खुद को पता लगेगा कि हाँ भाई आंसर ये है। आंसर अगर नहीं भी पता होगा, कमेंट में लिखने की कोशिश करोगे, तो इस चक्कर में आंसर देखोगे, तो उस चक्कर में क्या होगा? आपको याद हो जाएगा। देख रहे हो सारी चीजें आपस में इंटर कनेक्टेड है, तो चीजों पे ध्यान दो और चीजों को याद करने की कोशिश करो। देखते देखते याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। 10 बार चीजों को देखोगे तो अपने आप ही याद होना लाजमी है। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट अंडर 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में शामिल है। एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे पॉलिसी, रेलवे पुलिस और आपके फॉरेस्ट। देखो अगर हम बात करें स्टेट लिस्ट में कौन से आपके इंक्लूडेड हैं, आपके ये पूछा जा रहा है इसमें। तो एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी और आपके फॉरेस्ट अगर हम बात करें ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, ठीक है, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट में है। लेकिन हम रेलवे पुलिस की बात करेंगे, पुलिसिंग के बारे में बात करेंगे, तो ये स्टेट लिस्ट में आता है। या फिर किस लिस्ट में आता है? स्टेट लिस्ट में आता है। नेक्स्ट देखो, इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पंचायती राज सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड। किस लिस्ट में पंचायती राज सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया? तो स्टेट लिस्ट 7th शेड्यूल में आपके इंक्लूड है पंचायती राज। याद रखना पंचायती राज आपके स्टेट लिस्ट में इंक्लूड है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत डाला गया? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत पंचायती राज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। आपके लिए क्या सवाल है? कौन से पार्ट में हम पंचायत के बारे में बात करते हैं? चलो बता ही देती हूँ। पार्ट 9 में हम पंचायत के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल है 243 से 243 ओ। याद रखना 243 से 243 ओ हम लोग बात करते हैं पंचायत के बारे में। साथ ही अगर हम म्युनिसिपैलिटी के बारे में बात करें तो 9A है, पार्ट 9A म्युनिसिपैलिटी 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और आर्टिकल हो जाएगा आपके 243 से 243 ZG। याद रखना कई बार क्वेश्चन आपके आर्टिकल के बीच से ही पूछा जाता है कि पंचायत कौन किस नंबर के आर्टिकल के बीच में आते हैं। तो ये नंबर है 243 टू 243 ओ, म्युनिसिपैलिटी 243 पी टू 243 जेड जी। तो ऐसे सवाल बहुत फ्रिक्वेंटली देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इन लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है ये बताना है। देखो तो क्रिमिनल प्रोसीजर क्या है? सब्जेक्ट है आपका कॉन्करेंट लिस्ट का। बाकी पुलिस, प्रिजन, पब्लिक ऑर्डर के बारे में बात करें तो स्टेट लिस्ट का है। देख रहे हो, तो ये कुछ ऐसे लिस्ट हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। जो भी आ रहा है अभी वीडियो में उसको बस याद कर लो, क्वेश्चन उसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है। नेक्स्ट देखो, मैरिज, डिवोर्स एंड अडॉप्शन आर एन एंट्री इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द लिस्ट। मैरिज, डिवोर्स और अडॉप्शन को
किस लिस्ट में डाला, किस शेड्यूल में डाला गया है? लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट, नन ऑफ दिस 3 लिस्ट। तो किस लिस्ट में डाला गया अगर हम बात करें इसको, तो कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है आपके लिस्ट 3। लिस्ट 3 है कॉन्करेंट लिस्ट, उसी में इनको डाला गया है। चलो नेक्स्ट देखो, the right of the government to impose taxes and fee in is provided in which list of the constitution? किस लिस्ट में डाला गया है अगर हम बात करें टैक्सेस एंड फीस के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के 6, 7, 9 और 11। तो बताना है किस लिस्ट में ये है। देखो आर्टिकल 246 के बारे में बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करता है आपका लेजिस्लेटिव पावर को, टैक्सेशन का जो लेजिस्लेटिव पावर है बिटवीन पार्लियामेंट एंड आपके स्टेट लेजिस्लेचर। किस शेड्यूल में है, तो पार्ट आपके 7 शेड्यूल में। अगर हम पार्ट के बारे में बात करें तो पार्ट 7 में है आपके शेड्यूल 7 में, पार्ट 7 नहीं है। पार्ट 7 तो स्टेट इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल है जो रिपील हो चुका है आपका, पार्ट 7 रिपील हो चुका है आपका। शेड्यूल के बारे में हम बात करें तो शेड्यूल क्या है आपका, 6 शेड्यूल में आपको डाला गया, 7 शेड्यूल में इसको डाला गया, ठीक है। 7 शेड्यूल है आर्टिकल 246 है, जिसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में आपके टैक्सों के बंटवारे के बारे में, लेजिस्लेटिव पावर के बारे में और टैक्सेस की पावर के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होना है उसके बारे में बात किया गया है। अब जो शेड्यूल 7 है वो 3 लिस्ट के बारे में बात करता है, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। तो ये सारे तीनों लिस्ट के बारे में बात करते हैं, जहां पर आपके राइट जो है टैक्स का और फीस का यूनियन को देना है, स्टेट को देना है, कौन से टैक्सेस देने हैं, कौन से नहीं देने, सब कुछ इस शेड्यूल में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट देखो, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल शेड्यूल कैलकुलेशन और नंबर वाइज इज इन कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल नंबर कितने हैं? देखो स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उससे 22 पार्ट थे, 395 आर्टिकल्स थे और आपके शेड्यूल 8 थे। करंट के बारे में अगर हम बात करें तो 448 आर्टिकल है, ठीक है, 25 पार्ट है और आपके 12 शेड्यूल है। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखो इसमें 8 शेड्यूल होना चाहिए था, ओरिजिनली 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थे। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट लिस्ट? कौन सा इसमें से स्टेट लिस्ट में? रेलवे, पुलिस, कॉर्पोरेट टैक्स, सेंसस, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। देखो अगर हम रेलवे के बारे में बात करें तो रेलवे किस में आता है? यूनियन लिस्ट में था रेलवे। पर लेकिन रेलवे पुलिस के बारे में अगर हम बात करेंगे, सिर्फ रेलवे का है यूनियन लिस्ट में, लेकिन रेलवे पुलिस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा स्टेट लिस्ट के अंदर। रेलवे पुलिस जो है वो आपका स्टेट लिस्ट के अंदर आएगा। कॉर्पोरेट टैक्स, आप कॉर्पोरेशन टैक्स, सेंसस और आपके इकोनॉमिक प्लानिंग एंड सोशल प्लानिंग के बारे में बात करें तो ये है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, और ये दोनों हुए आपके यूनियन लिस्ट के अंदर। तो कॉर्पोरेट टैक्स, सेंसस यूनियन लिस्ट के अंदर, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग आपके कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। रेलवे कहाँ है? यूनियन लिस्ट के अंदर। रेलवे पुलिस कहाँ है? तो आपके स्टेट लिस्ट के अंदर। चलो नेक्स्ट, लैंड रिफॉर्म कम्स अंडर द सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, नन ऑफ दिस। तो लैंड रिफॉर्म के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये स्टेट लिस्ट के अंदर आएगा। लैंड रिफॉर्म जो आएगा वो आपकी स्टेट लिस्ट के अंदर आएगा, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के लिस्ट के अंदर नहीं आएगा। शेड्यूल के बारे में अगर हम बात करें लैंड रिफॉर्म की, देखो मैंने आपसे बहुत बार डिस्कस किया है कि शेड्यूल किस शेड्यूल में आपके लैंड रिफॉर्म को डाला गया है, तो याद रखना 9th शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म को डाला गया भाई। तो कब हुआ था ये 9th शेड्यूल? तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में 9th शेड्यूल आपका रिफॉर्म बना था आपके, ठीक है। और इसमें फिर डाला गया था लैंड रिफॉर्म को, क्योंकि इसमें क्या था, जिसमें आजादी मिली थी, जमींदारी प्रथा थी, बहुत सारे लोगों के पास बहुत ज्यादा लैंड थे और बहुत सारे लोग लैंडलेस थे, जिनके पास लैंड ही नहीं था, रोजी रोटी का कोई साधन ही नहीं था। तो उनको रोजी रोटी का साधन देने के लिए बहुत ज्यादा लैंड जिन जिन जमींदारों के पास था उनसे लेने के लिए बेसिकली फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 किया गया था। 9th शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म को ऐड किया गया। नेक्स्ट देखो, which schedule of the Constitution of India contain special provision for the administration and control of schedule areas in several states? देखो schedule area several state में बारे में बात किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं थर्ड शेड्यूल के बारे में। थर्ड शेड्यूल के बारे में क्या बात है, तो भाई ओथ के बारे में बात किया गया, मैंने आपको बताया था, याद करो। जहाँ फिफ्थ शेड्यूल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फिफ्थ शेड्यूल बात करता है आपका
आपके एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के बारे में बात करता है, शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइबल एरियाज के बारे में, एससी और एसटी एरियाज के बारे में बात करता है। वही हम 6 शेड्यूल के बारे में बात करें तो ये क्या करता है, मैंने आपको बताया एटीएम स्क्वायर एरिया, ये एटीएम स्क्वायर एरिया 5th शेड्यूल के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। इन सब एरिया को छोड़कर जो एरियाज है वो सारे आपके 5th शेड्यूल में ऐड होंगे, लेकिन ये स्पेसिफिक 4 एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है 6th शेड्यूल। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, एटीएम स्क्वायर याद रखना, याद करने की ट्रिक है एटीएम स्क्वायर, क्योंकि इससे सवाल लगातार पूछे जाते हैं। 7th शेड्यूल के बारे में बात करें तो हम स्टार्टिंग से वीडियो से अभी डिस्कस कर रहे हैं कि 7th शेड्यूल लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 स्टेट, कॉन्करेंट और आपके यूनियन लिस्ट के बारे में बात करता है। 9th शेड्यूल अभी बताया मैंने आपको, 9th शेड्यूल के बारे में अगर हम बात करें तो किसके बारे में बात करते हैं, लैंड रिफॉर्म के बारे में बात करता है, जो आपके फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 को हुआ था। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा 5th शेड्यूल। अब तो याद हो गया होगा कितनी बार मैंने आपको बता दिया 5th 6th शेड्यूल के बीच में डिफरेंस। सेकेंड सेकेंड शेड्यूल के बारे में अगर हम बात करें तो वहां पे सैलरी के बारे में बात किया गया, याद रखना, एस से सेकेंड, एस से सैलरी। हाँ, फर्स्ट शेड्यूल के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें सारे स्टेट्स के नाम लिखे हुए, स्टेट्स और यूटी के नाम लिखे गए हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ क्या हुआ, एलोकेशन ऑफ स्टेट, एलोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में बात किया गया राज्यसभा में, राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बात किया गया है आपके फोर्थ शेड्यूल के बारे में अगर हम बात करें तो याद रखना ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ दिस स्टेट। चलो आंख बंद करके भी आंसर अगर आपसे पूछा जाए तो भी आप इसका आंसर दे सकते हो आराम से। मैंने एटीएम स्क्वायर बताया था, तो असम पे भैया अप्लाई होता है 6 शेड्यूल, त्रिपुरा भी अप्लाई होता है, मणिपुर भी अप्लाई होता है। मणिपुर पे होता है क्या, मणिपुर पे नहीं होता है ना, मणिपुर पे नहीं होता है, मणिपुर की जगह हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम पे अप्लाई होता है भैया, मणिपुर पे नहीं होता है। मेघालय पे अप्लाई होता है। तो क्या है, ये सारे स्टेट्स हो जाएंगे लेकिन मणिपुर नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखो, द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देख लो एक ही सवाल किस तरीके से कितने सारे एग्जाम में कितने तरीके से पूछा गया है, इसीलिए मैं कह रही हूँ क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, आराम से देखो, वहीं से क्वेश्चन आता है घुमा फिरा के, या तो ऑप्शन से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा या उसी क्वेश्चन को मोल्ड करके आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो। बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। भाई कुछ सोचना ही नहीं है, एटीएम स्क्वायर है एरिया, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अब देखो फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है इंडिया का, वो किसके लिए बनाया गया ये पूछा गया है। शेड्यूल ट्राइब्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, बाउंड्री डिसाइड करने के लिए स्टेट्स के बीच में, पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करने के लिए पंचायत के बीच में, इंटरेस्ट डिसाइड करने के लिए ऑल स्टेट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके लिए बनाया गया भाई, शेड्यूल ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। देख रहे हो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है लेकिन डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। नेक्स्ट देखो, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज बीन गिवन टू पंचायत अंडर आर्टिकल, किस आर्टिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया पंचायत को, आर्टिकल 226, आर्टिकल 243, आर्टिकल 239, आर्टिकल 219। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, पार्ट 9 में आपके जोड़ा गया इसको। हम बात करें ये पंचायत को, आर्टिकल है 243 से 243 ओ के बीच में बात किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 243। 249 के बारे में अगर हम बात करें तो किसके बारे में बात करता है 249, अच्छा 239 है, 249 नहीं 239 है। 239 के बारे में बात करेंगे तो यूटी के बारे में बात करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूटी का किस तरीके से होना है इसके बारे में बात किया जाएगा आपके आर्टिकल 243 पे। अब आर्टिकल 226 के बारे में अगर हम बात करें तो उसके इसमें किस बारे में बात किया गया 226 में, मेरे बताने के पहले कोशिश किया करो कि आप लोग इसका आंसर दो, आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी आर्टिकल साथ साथ ही याद हो जाएंगे। पावर बताए गए हाई कोर्ट के कि वो सर्टेन रेट्स को जारी करने के लिए जो उनके पास क्या क्या पावर्स हैं उसके बारे में बात किया गया है। वही आर्टिकल 219 के बारे में अगर हम बात करें तो ओथ और एफर्मेशन के बारे में बात किया गया, जज के, हाई कोर्ट के जज के ओथ के बारे में बात किया गया, शपथ ग्रहण के बारे में बात किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपके
243 इसका आंसर हो जाएगा। 219 हाईकोर्ट के आपके ओथ और अफर्मेशन के बारे में बात किया गया है। वही आर्टिकल 229 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ओथ तो आपके ऑफिसर एंड सर्वेंट के क्या एक्सपेंसेस होने हैं हाईकोर्ट के, उसके बारे में बात किया गया है 229 में। वही 239 के बारे में बात करें, 239 में यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात किया गया है आपके 239 में। 226 के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें बात किया गया है आपके, बताओ किस बारे में बात किया गया है। तो इस तरीके से बात किया गया, पावर जो है हाईकोर्ट के सर्टेन रिट्स को जारी करने के, उसके बारे में बात किया गया। तो इस तरह से पूरे आर्टिकल के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट देखो, 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। 11th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किससे संबंधित है? म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, पंचायती राज, सेंटर स्टेट रिलेशन, रिमूवल ऑफ करप्शन। तो देखो पंचायती राज क्या है, 243 से 243 ओ, है ना। पार्ट क्या है, पार्ट है 9। शेड्यूल क्या है, शेड्यूल के बारे में बात करें तो 11th शेड्यूल है। तो पंचायत राज के बारे में यहाँ बात किया गया। म्युनिसिपैलिटी 12th शेड्यूल में है, म्युनिसिपैलिटी याद रखना, म्युनिसिपैलिटी 12th शेड्यूल, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में कौन से आर्टिकल बात करता है? 310, 311, 312 और 313। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे 312 है ना, 312 ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात करता है। 311 बात करता है डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन रैंक का वो पर्सन के लिए जो एम्प्लॉयड है आपके सिविल कैपेसिटी में, अंडर किसके अंदर, यूनियन के अंदर, स्टेट के लिए, है ना, यूनियन है या फिर स्टेट के अंदर आपके एम्प्लॉयड है कोई इंसान, तो उनके सिविल कैपेसिटी में, तो उनके डिसमिसल, उनके हटाने, रिमूव करने और रिडक्शन, उनको पोस्ट से आपको नीचे वाले पोस्ट में डालना है, डिमोशन करना है उनका, तो उसके बारे में बात होता है। टेन्योर के बारे में बात किया गया है ऑफिसर्स के जो यूनियन और स्टेट को सर्व कर रहे हैं, 310। 313 के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें कुछ प्रोविजंस डाले गए हैं आपके सिविल सर्वेंट के बारे में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 312 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज प्रॉपर्ली मैच्ड। बताना है कौन सा पेयर प्रॉपर्ली मैच्ड है। इंस्टीट्यूशन दिया हुआ है, आर्टिकल दिया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल 318, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324, यूपीएससी 332 और आपके अटॉर्नी जनरल 351। 351 जो आर्टिकल है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से, सॉरी 351 के बारे में बात करें तो ये डायरेक्टिव दिया हुआ है, इसमें कुछ डायरेक्शन दिए हुए हैं डेवलपमेंट की हिंदी लैंग्वेज के, हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के बारे में बात किया गया है। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल आप बताओगे। यूपीएससी के बारे में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 332 नहीं है ना, 315 आर्टिकल यूपीएससी के बारे में बात करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324 सही है। जहां हम बात करेंगे आपके सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो ये 314 आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है 314। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आंसर क्या है, आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करता है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव के बारे में आर्टिकल 50 बात करता है। याद करो, ये इस बार आपके यूपीपीसीएस का सवाल है, आ भी रखा है यूपीपीसीएस में। देखो सवाल वैसे ही आते हैं जो आपके पहले आ चुके हैं, तो कहती हूँ ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। नेक्स्ट देखो, आर्टिकल 124 है, 5 है, 342 है, 245 है और इसको आपको मिलान लगाना है, इनमें से कौन से सब्जेक्ट में है। देखो 124 के बारे में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यूनियन जुडिशरी के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल 5 सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। आर्टिकल 352 इमरजेंसी प्रोविजन है। आर्टिकल 245 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखो, आर्टिकल 14, 36, 74, 368, इनका भी आपको मिलान लगाना है और बताना है कि क्या ऑप्शन करेक्ट है। आर्टिकल 14 सबको पता है, राइट टू क्वालिटी, फंडामेंटल राइट है भाई आर्टिकल 14। 36 समझ में आ रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल होगा, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल
किस आर्टिकल के बीच में डायरेक्टिव प्रिंसिपल बात करता है? 36 से 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल। फंडामेंटल राइट आपके 12 से 35 फंडामेंटल राइट। पार्ट कौन सा हो गया? पार्ट 3 हो गया। ये पार्ट कौन सा हो गया? पार्ट 4 हो गया। अब देखो आर्टिकल 74 के बारे में बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 368 एक ही आर्टिकल है, इस पार्ट में आपके जो है अमेंडमेंट ऑफ प्रोसीजर। तो ये क्या है आपका, जिसमें एक ही आर्टिकल है। बात करें तो आपके पार्ट 20 में सिर्फ एक ही आर्टिकल है। क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाता है कौन सा ऐसा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें एक ही पार्ट अवेलेबल है, तो पार्ट 20 एक ही आर्टिकल अवेलेबल है, पार्ट नहीं। तो इस पार्ट में सिर्फ एक ही आर्टिकल अवेलेबल है, पार्ट 20 ओनली वन आर्टिकल, आर्टिकल 368। याद रखना भाई, क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो, टू एडमिट न्यू स्टेट बाय लॉ द राइट टू इक्वालिटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू असेंट बिल। बताना है कि कौन से आर्टिकल में क्या चीजें आती है। तो देखो, एडमिट न्यू स्टेट बाय लॉ आर्टिकल 2, द राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करें तो आर्टिकल 14, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में बात करें आर्टिकल 22, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू असेंट अ बिल आर्टिकल 111। याद रखना आर्टिकल 111, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू असेंट अ बिल, राष्ट्रपति की विधेयक को स्वीकार करने की शक्ति, आर्टिकल 111 है। तो आंसर क्या है? आंसर है इसका बी। नेक्स्ट देखो, आर्टिकल 54, आर्टिकल 75, आर्टिकल 155, आर्टिकल 164। बताना है कि ये आर्टिकल किससे संबंधित है। देखो नीचे दिया हुआ है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ कोड है, ध्यान रखना। तो आर्टिकल 54 के बारे में अगर बात करें तो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। आर्टिकल 54, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। 75, आर्टिकल 155, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट, आर्टिकल 155। नेक्स्ट हम बात करें आर्टिकल 164, तो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो ये सारे ही आर्टिकल इस तरीके से हैं। कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात करें तो आर्टिकल 70 है। आर्टिकल 70 कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात करता है। तो ए हो जाएगा इसका आंसर। याद रखना, देखो सेम सवाल कितने सारे एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। पहले 2001 में आईएएस में पूछा गया, फिर 2002 में पूछा गया, फिर 2005 में पूछा गया, और इसके बाद फिर 2011 में पूछा गया। अब आगे भी आने की संभावना है, तो इसलिए ये सब तो जरूर याद रख लेना। आर्टिकल 54 इलेक्शन के बारे में बात करते हैं राष्ट्रपति के। 75 अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 155। वहीं बात करेंगे आर्टिकल 164, तो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। फिर उसके बाद 170 के बारे में बात करें, आर्टिकल 170, तो कंपोजिशन के बारे में बात करता है लेजिस्लेटिव असेंबली के। चलो आज फिर सेशन यहीं पे एंड करते हैं। और जो लोग पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरे से पर्सनली कनेक्ट रह सकते हो वहां पर भी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। और दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उनको भी इसका लाभ हो सके। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।